सभी को नमस्ते। और 1 मिनट राह देख लेते हैं। ये 9:30 हो गए हैं। शुरू करते हैं अब हम लोग। फिर से सभी को एक बार नमस्ते। सबसे पहले मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री अग्रहार नागराज, जिसको हम पूज्य बाबा जी कहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता और उनके चरणों में वंदन। मेरा एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम गुंजन है। मूल में जूनागढ़ गुजरात से हूँ और अभी वर्तमान में मानव तीर्थ में हूँ। मानव तीर्थ में मैं लगभग पिछले करीब 2 साल से अध्ययनरत हूँ और यहाँ पर रहकर मैंने सभी पुस्तकों का, पूरे वाङ्मय का, अलग अलग प्रबोधक भैया दीदी के सानिध्य में अध्ययन किया है। और आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो अभी तक की मेरी जो समझ बनी है, उस समझ के आधार पर मेरे विवेक से उस बात को रखना चाहूँगा। तो आज की बात शुरू करते हैं। कर्म दर्शन के 3रे अध्याय में 14वां चैप्टर है देश, दिशा, दूरी, विस्तार, आयाम और कोण। तो ख्याल से पठन शुरू करते हैं। सबसे पहले की लिखा है, हर मानव इन सभी मुद्दों को जांचना चाहते हैं, ज्ञान के लिए, समझने के लिए। दूरी का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, इस पर हम मानव का ध्यान जाता ही है। बहुत सिंपल लाइन लिखा है कि ये जो सब विषय है, देश, दिशा, दूरी, विस्तार, आयाम, कोण, इन सब को हम सब जानना, समझना चाहते हैं और इन सब के ऊपर रोज बरोज की जिंदगी में हमारा ध्यान जाता ही है। आगे लिख रहे हैं, दूरी के मूल में मानव में समाहित आँख और आँख पर प्रतिबिंबित विभिन्न वस्तुएं परस्परता के बीच स्थित है। यह मूलतः स्थिति की ही स्वरूप हुई। मानव की आंखों में विभिन्न वस्तुएं प्रतिबिंबित रहती है। तो यहाँ पर पहला ही जो लाइन लिखा है कि दूरी के मूल में मानव, तो देखा जाए तो ये जो सारी ही चीज़ों को हम जब वस्तु के रूप में दिखने और पहचानने जाते हैं, तो वहाँ पर मूल रूप से मानव ही उसके मूल में है, ऐसा यहाँ बात कर रहे हैं बाबा जी कि मानव को ही पहले बताया गया है कि जो भी संसार में सब घटनाएं हो रही है, उन सब का दृष्टा, उनका कर्ता, उनका भोक्ता रूप में मानव ही है। तो ये जो चीज़ है उसको देखने वाला, उसको पहचानने वाला, उसके साथ निर्वाह करने वाला मानव ही है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो दूरी है उसको देखने के लिए मानव अपनी इंद्रियों में से आँख का उपयोग करता है और उस आँख के ऊपर, आँख में हर एक वस्तु प्रतिबिंबित रहती ही है और उन सब के बीच की परस्परता जो है वो भी हमारे आँखों के सामने दिखाई पड़ती है। तो ये जो मूल रूप से हमारी आँख के सामने जो दिख रहा है वो एक परिस्थिति हमारे सामने रहती है, उसको यहाँ बात रख रहे हैं। तो उससे आगे लिख रहे हैं, मानव की भाषा के अनुसार कुछ चीजें पास में दिखती है, कुछ दूरी में दिखती है। इसी आधार पर दूर दूर में सूरज, चांद, तारे को देखते हैं, पास पास में धरती, हवा, जल, पहाड़, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी मानव को देखते हैं। इस प्रकार से मानव के आंखों पर वस्तुएं सदा सदा प्रतिबिंबित रहती ही है। तो यहाँ मूल रूप से हम जो प्रचलित भाषा में दूर, पास, नजदीक है या बहुत दूर है बोल रहे हैं, उसी चीज को अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि आंखों से जो एकदम पास में दिखती है वो सब चीजें हैं, तो उन सबको नजदीक में बोल रहे हैं, धरती, हवा, जल, पहाड़, वो सब चीजें। और जो दूर दूर में दिखने वाली चीजें हैं, जो कि हम दूर में चांद दिखता है, सूरज दिखता है और कुछ कुछ ग्रह, रात को तारामंडल, वो सब दिखते हैं, वो हमारी आंखों से दूर में दिखते हैं। तो एक प्रचलित भाषा की बात हो रही है यहाँ पर। इससे आगे कहते हैं, हम देख पाए तब भी रहते हैं, न देख पाए तब भी रहते हैं। कि ये सारी चीजें हम जब उसको देख पाए तब भी वो चीज वहां पर बनी हुई है और जब हम नहीं देख पाए तब भी वो चीज वहां पर बनी हुई ही है, बता रहे हैं। इन्हीं तथ्य के आधार पर दूरी और माप
दूसरों को समझाना भी चाहते हैं, स्वयं समझना भी चाहते हैं। दूर में हो, पास में हो, हर इकाई व्यापक वस्तु में ही समाई रहती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रत्येक इकाई जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम समझना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, वो हर एक इकाई व्यापक वस्तु में समाई रहती है। व्यापक वस्तु में समाना मतलब कि व्यापक के महिमा को यहाँ पर इंगित करा रहे हैं कि सत्ता में संपृक्त जो सारे ही संसार है, जो हर एक इकाई है, वो सत्ता में डूबा, भीगा और घिरा हुआ है। उसी चीज को यहाँ पर ध्यान जा रहा है कि हर इकाई व्यापक वस्तु में समाई रहती है। समाये रहते हुए भी पास और दूर हमको दिखाई पड़ते हैं। इस विधि से दूरी का मतलब यह हुआ, सत्ता में डूबी हुई स्थिति का हम अनुभव करते हैं। इस आधार पर दूरी को नापने का तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि हम एक दूसरे के बीच में व्यापक वस्तु को ही नाप के रूप में पाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कोई भी चीज हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो कोई एक वस्तु यहाँ पर रखा है, कोई एक वस्तु हम दूसरी जगह देख रहे हैं, तो दो वस्तु के बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, जिसको हम खाली जगह बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, तो बोल रहे हैं वो चीज व्यापक ही है। और हम जब दो चीज के बीच की दूरी को नाप रहे हैं, तो मूल रूप में हम उस नापक को, व्यापक को ही नाप रहे हैं। तो जो नाप हम जिस चीज का ले रहे हैं वो मूल रूप से व्यापक या खाली जगह ही है। इसी बात यहाँ हो रही है। आगे नाप के बारे में लिखा है, यह दो विधि से संपन्न हो पाता है। जैसा दूर दूर में सूरज चांद तारे को देखते हैं, इन्हीं दूरी को धरती पर दो ध्रुवों को अथवा दो शंकुओं को स्थापित कर इन दोनों के मिलन बिंदु के रूप में सूरज चांद तारे को एक लक्ष्य बनाकर इन दोनों के विभिन्न कोणों के आधार पर, इन दोनों के मिलन बिंदु के आधार पर दूरी का पता लगा देते हैं। इसका नाम है अज्ञात दूरी को ज्ञात करना। यहाँ पर मूल रूप से जब हम सोचते हैं कि पहली बार किसी ने यहाँ से सूरज का, यहाँ से चांद का जो डिस्टेंस है वो किसी ने, तो वो कैसे नापा होगा, तो उस चीज को यहाँ बहुत सरल विधि से कोई भी समझ सकता है वैसे बता रहे हैं कि यहाँ से दूर की कोई चीज को हम जब नापते हैं तो एक ट्रायंगल को इमेजिन करना पड़ता है कि हम जिस धरती पर है उसी धरती पर कोई दो बिंदु को हम फिक्स कर लेते हैं और फिर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और जो तीसरी चीज हमको नापनी है उसको भी हम वहां पर कंसीडर करते हैं और उन तीनों को मिला के, तीन बिंदुओं को जोड़ के जो एक एंगल बनते हैं तीनों के बीच में, उस एंगल को मिला के उसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करने से उन सब के बीच में कितनी दूरी है वो लगभग हम सही रूप में नाप पाते हैं। और उन सबको नापने के बाद उनके साथ जो भी कार्य करना है वो करते हैं। जैसे यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस कितना है वो नाप लेते हैं, यहाँ से वहाँ पर रॉकेट भी छोड़ते हैं, फिर हवा में सैटेलाइट भी छोड़ते हैं, तो वो सब चीज़ ऐसे हर एक चीज़ को नापने के बाद होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बाबा जी बोल रहे हैं कि ये दूरी अज्ञात है जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं, उसका ये पहला विधि है। दूसरा विधि है ज्ञात दूरी की ज्ञात करना। ऐसा घटना किसी भी रचना पर ही होना पाया जाता है। रचना ज्ञात रहता है, दूरी अज्ञात रहता है। जैसे धरती में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आदि अनेक प्रकार के नाप किया करते हैं। यह धरती स्वयं में एक रचना है। किसी एक शंकु में अथवा ध्रुव बिंदु से नाप शुरू करते हैं, जिसकी दूरी नापना है वहां तक नाप लेते हैं। यह दूरी ज्ञात थी, उसको नाप लिया। तो यहाँ दूसरे प्रकार की विधि बता रहे हैं कि इसको नापने के लिए जो वस्तु की दूरी हम नाप रहे हैं उसकी जो रचना है वो निश्चित रहती है, तब हम दूसरे प्रकार से उस दूरी को नापते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि रचना अपने आप में स्थिर है। अब इसको जैसे देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर हमें कोई दो जगह के बीच का डिस्टेंस नापना है, तो पृथ्वी की जो धरती का जो सरफेस है वो अपने आप में एक स्थिर हो गया है। अब मुझे यहाँ से कोई दूर की जगह को नापना है, जिस मानव तीर्थ से रायपुर का डिस्टेंस अगर नापना चाहूँ तो ये दोनों अपने में स्थिर है। तो मैं यहाँ पर एक बिंदु को फिक्स करता हूँ और यहाँ से चलते चलते रायपुर तक पहुंचू तो उसके बीच में कितने कदम चले उसको मैं काउंट करूँ, तो ये बोलते हैं कि दूरी अज्ञात है, उसको ज्ञात कर लिया और फिर उसको नापने के बाद वो स्थित हो जाता है कि यहाँ से वहाँ का दूरी कितना है, तो इसको हम नाप सकते हैं। और ऐसा करते करते पूरे धरती पर हर एक इकाई के बीच की जगह हम नाप लेते हैं, पूरा डिस्टेंस हम नाप सकते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है वो सब चीज़
इसे एक दूसरी विधि से भी नाप सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बात आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि इससे नापने की क्रिया का हमको बोध होता है, जिसको नापा इसका भी बोध होता है। अब नाप क्या चीज है इसका भी बोध होना आवश्यक है। तो बोल रहे हैं कि नापने की क्रिया मतलब जो दो प्रकार की विधियां बताई नापने की, उसका हमको बोध होता है। इसके साथ जिस चीज को हम नाप रहे हैं उसको भी हम पहचानते हैं, और उसी के साथ साथ वो पूरी प्रक्रिया से उन दोनों बीच की जो दूरी है उसको भी हम यहाँ पर नाप रहे हैं। उसके बाद आगे आ रहा है, भौतिक तुला में छोटी वस्तुओं को तोलने की जब मानव को आवश्यकता हुई, तब भौतिक तुला के सूक्ष्मतम तौल को निश्चित बिंदु मानकर उसके दशांश शतांश के आधार पर विखंडन विधि को गणितीय विधि से अपनाया। तो बहुत अच्छा लाइन दिया है यहाँ पर कि भौतिक तुला में जब भी हम किसी चीज को नापने जाते हैं तो भौतिक तुला का सबसे छोटा सा छोटा जो साइज है, सबसे छोटा नाप जो हम ले पाते हैं उसको हम एक जगह पर निश्चित मान लेते हैं, और फिर उसी के मल्टीप्लिकेशन में हम उसका नाप बढ़ाते जाते हैं, और इससे कितनी भी बड़ी इकाई हो उसको हम नाप सकते हैं। हम छोटे से छोटे अणु का भी डायमीटर बोल सकते हैं अभी साइंस में, और बड़े से बड़े ग्रह का भी डायमीटर बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो इसी आधार पे हो सकता है। जैसे अभी के जो यूनिट है उसमें भी देखें तो माइल, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फिर सबसे छोटा नैनोमीटर, उसके बाद काम करते वो लोग जानते हैं पिक्सेल्स में भी गिनती होती है, और उससे छोटी भी गिनती आजकल होती है। तो इन सबको यहाँ बता रहे हैं कि सबसे सूक्ष्म है उसको आधार मानते हैं, और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में ऊपर 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 चीजें होती जाती है, उसके दशांश और शतांश के आधार पर विखंडन विधि से हर चीज को नापते हैं, ऐसी यहाँ बात आ रही है। इसी क्रम में आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी विधि से एक एक वर्ग इंच में लाखों विभाजन, लाखों में वर्ग को विभाजित कर संख्याकरण कर लिया। इसके उपयोग को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर के रूप में प्रयोग किया ही जा रहा है। तो बोल रहे कि इस विधि से हमने जो हर एक चीज को नाप लिया है, वो हमने पहले जैसे हम देखे तो पहले एनालॉग, और उसके बाद सब डिजिटल कन्वर्जेशन होने लगा, तो डिजिटल चीज को नापने लगे। तो बोल रहे कि उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर के रूप में हम उसको स्टोर भी करते हैं, और उसके प्रयोग से हर एक चीज को हम नाप भी सकते हैं। जैसे लेजर से कितना भी दूरी हो, लेजर से उस दूरी को एकदम एग्जैक्ट और प्रिसाइजली नाप सकते हैं, कितनी दूरी है, कितना एंगल बन रहा है, वो हर एक चीज हम नाप रहे हैं। और जो अलग अलग प्रकार के यूनिट्स है, जैसे यहाँ पर कोई अलग यूनिट्स चलते हैं, यूरोप में कुछ अलग यूनिट्स चलते हैं, तो उन सब के बीच में जो कन्वर्जन होना है, या एक ही यूनिट में इंच है, सेंटीमीटर है, मीटर है, फीट है, इन सब के बीच में जो विखंडन विधि से हमने पूरा नाप फिक्स किया है, तो उनका भी जो कन्वर्जेशन है वो हम कर रहे हैं, और उस सबको स्टोर किया है, और उसका प्रयोग आजकल हर जगह किया ही जा रहा है, ऐसी बात हो रही है यहाँ पर। आगे है, आगे आगे पीढ़ी के लिए प्रयोग करने के लिए ये सब उपलब्ध है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापने के क्रम में नापने वाला वस्तु किसी न किसी धातु अथवा लकड़ी से बनी रहती है। तो बोल रहे अभी तक जो कुछ भी मानव जाति ने कर लिया है ये इतना काम, वो अब आगे की पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहेगा। जो लोग करना चाहे वो यहाँ से आगे का काम करेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह जो भी चीज हम नापते हैं, तो उन सब चीज को नापने वाला कोई एक वस्तु रहता है, कोई एक स्केल रहता है, उससे हम नापते हैं, कोई मेजर टेप से हम नापते हैं। तो बोल रहे ये किसी ना किसी धातु या लकड़ी से बनी हुई एक फिक्स चीज होती है, जिसको मल्टीप्लाई करने से हम उस पूरी ही चीज का एरिया को हम नाप लेते हैं। ऐसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व्यापक में समाई हुई है, यह तथ्य हमें विदित है। यहाँ फिर से व्यापक की चीज को ही बताया जा रहा है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच में जो कुछ मापते हैं, ध्रुव से ध्रुव के बीच में व्यापकता को ही मापते रहते हैं। इन दोनों के बीच दूरी को उसकी निश्चित दूरी मान लेते हैं, संख्याकरण कर लेते हैं, स्पष्ट भरोसा रखते हैं। यह ध्यान में लाने का मतलब यही है कि हम कुछ भी मापेंगे दूरी के रूप में, परस्परता के बीच व्यापक वस्तु ही है। व्यापक वस्तु को ही नापने की बात यहाँ पर फिर से आ रही है। उसमें एक चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम जो कुछ भी दूरी नापते हैं, फिर उसका हम संख्याकरण कर लेते हैं, उसको अलग अलग डिजिट और उसका एक फिक्स नाप हम दे देते हैं,
और फिर उसके ऊपर हम स्पष्ट भरोसा रखते हैं कि 1 सेंटीमीटर मतलब इतना ही होगा, 1 इंच मतलब इतना ही होगा, 1 फीट मतलब इतना ही होगा, 1 मीटर मतलब उससे भी बड़ा होगा, वो हम मान लेते हैं और उसको पूरा मानव जाति मानती है और उसके ऊपर हम स्पष्ट भरोसा रखते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ये हम पूरी दुनिया में कहीं भी जाए वो नाप ऐसा ही बना रहेगा हर एक व्यक्ति के पास, हर एक जगह में। तो उस चीज को हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं कि वो जो हमने नाप की विधि को अपनाया है वो हर जगह उसी प्रकार से प्रचलित है। आगे दिया है, इस प्रकार के सभी मापदंड के स्वरूप में व्यापक वस्तु को मापकर एक एक वस्तु माप लिया ऐसा मानते हैं। जैसा लंबाई वैसा ही चौड़ाई वैसा ही ऊंचाई, जिसमें ही सारी इकाई आती है। जैसा यह धरती व्यापक वस्तु में डूबे गिरे बेगे रहने के आधार पर वस्तु के नाम पर वस्तु में ही हर वस्तु को ही मापे रहते हैं। सह अस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। इसी क्रम में तौल का कार्य भी सफल हो जाता है। विखंडन प्रणाली भी मापदंड के आधार पर सफल होती है। यहाँ पर ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि अस्तित्व की हर एक इकाई व्यापक वस्तु में डिबे भीगे और गिरे रहने के आधार पर किसी भी चीज को हम नापते हैं तो उस वस्तु को नाप रहे हैं, वो बात तो आई है। इसी के साथ बता रहे हैं कि सह अस्तित्व मतलब हर एक चीज का एक दूसरे के साथ जुड़ा रहने का जो हम सह अस्तित्व विधि से उस चीज का पहचानना, निर्वाह करना और एक दूसरे की उपयोगिता पूरकता को जो हम समझते हैं, उसके कारण जो हम नाप करते हैं उस नाप का प्रयोजन और उसकी जो प्रक्रिया, जो विधि हमने अपनाई है वो सफल हो रहा है। और बोल रहे हैं कि उसके आगे हमने जो विखंडन विधि अपनाई है नापने के लिए, वो विखंडन प्रणाली भी इसी के आधार पर सफल होती है। तो इसको हम जैसे देखने जाए तो समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी बड़ी फैक्ट्री में कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक चीज़ को वहाँ पर नापा जाता है और वो नापना आवश्यक भी रहता है। तो किसी भी चीज़ को हम अगर उत्पादन करने जाते हैं तो समझ लीजिए कोई छोटा भी यूनिट लगा है तो उस चीज़ को कितनी जगह में रखना पड़ेगा, फिर उसको बनाने के लिए जो चीज़ हमको चाहिए होगी वो कितनी मात्रा में चाहिए होगी, फिर उसको हम प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस के बाद कोई एक चीज़ हमको बन के मिलेगी, कोई एक चीज़ उसमें से वेस्ट निकलेगा, वो कितना निकलेगा उसका एक कैलकुलेशन बनेगा। वो सब करने के लिए कोई एक मशीन लगेगी, तो वो मशीन कितने एरिया में रहेगी, वो कैसे काम करेगी, कितने समय में कितने मशीन में से कितनी चीज़ें बनेगी। तो ये हर एक चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें छोटे से छोटी सेकंड को, माइक्रो सेकंड को काउंट करते हैं, मिनट में, घंटों में, 1 घंटे में कितने यूनिट निकालेगी उसके हिसाब से हम उन हर एक चीज़ को मापते हैं। फिर आजकल की जो मुद्रा प्रणाली है उसके हिसाब से उसका हम कॉस्टिंग निकालते हैं, उसको हम कितने बेचेंगे, वो सब कैलकुलेशन लगाते हैं। तो इन सब को मिला के अभी हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसकी कार्य क्षमता ये सब छोटी छोटी चीज़ों को मिलाने से बढ़ती है। इस हिसाब से बोल रहे हैं कि यहाँ पर विखंडन प्रणाली सफल रहती है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, उन सबको मिला के हम आखिरी में किस रूप में कौन सी चीज़ को पाएंगे वो स्पष्ट रूप में हम पहचान पाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देख पाते हैं अभी के जीवन में हमारे साथ जो हर चीज़ जुड़ी हुई है उसमें। फिर आगे है, मानव सौभाग्यशाली होने के आधार पर ही अर्थात संयमशीलता पूर्वक जीने के आधार पर ही मानव सूक्ष्मतम संकेत से स्थूलतम संकेत तक के लिए घटाने बढ़ाने के मापदंडों को कर्तलगत कर चुके हैं। इस प्रकार मापदंड अंततः स्वयं में किसी वस्तु अथवा गति, दबाव, तरंग, शब्दों का सूक्ष्मतम स्थूलतम गति दबाव को बढ़ाने घटाने के रूप में पहचानने की विधियां है। ये ज्यादातर दूर संचार के लिए अनुकूल हुआ है। यहाँ पर एक लंबा स्टेटमेंट आया है, इसमें बता रहे हैं कि मापदंड जो है वो अंततः है क्या। तो हम जो एग्जाम्पल में जिस चीज की बात की है वही चीज है कि अंततः हम जो भी चीज का हम नाप ले रहे हैं वो फाइनली है क्या। तो कोई ना कोई गति है, मशीन की गति है, इलेक्ट्रिसिटी की गति है, कुछ दबाव है, कुछ तरंग है, कुछ शब्द है, वो हर एक चीज को हम नापते हैं, उसको घटाने और मात्रा है उसको हम निश्चित करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, उसको एनालाइज करके हम पहचान के रखते हैं कि इतना बनाकर रखने से इस चीज में इस गति से ये चीज काम करेगी।
वो सब चीज हम बना के रखते हैं। और आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो ये सब चीज कंप्यूटर से हो रहा है, कंप्यूटराइज हर एक चीज का कमांड दिया जाता है, उससे पूरा सिस्टम काम करता है और एक ही बेल्ट में सब चीजें जाती है, उसका प्रोसेस होता है, कुछ बन के आता है। या खुद हमारे स्मार्टफोन को भी देख ले, एक वॉइस कमांड से ही वो सब कुछ अपने से सेट करता है। तो ये सब चीजें है, वो छोटी से छोटी चीज को नाप कर उसको निश्चित करके रखने से, फिर उसके ऊपर कुछ फॉर्मूला लगाने से ये सब चीजें होती है, जिसको यहाँ बोल रहे हैं कि उसको हम बढ़ाने और घटाने की विधि को पहचान के उसको हम कुछ फिक्स कर लेते हैं और उसको सही प्रयोजन के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में हम उसको जब प्रयोग करते हैं तो ये सब हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। तो इसको बाबा जी यहाँ पर मानव जाति का सौभाग्य बता रहे हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है। और इसका ज्यादातर उपयोग दूर संचार के लिए बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे रेडियो हुआ, फिर टेलीविजन हुआ, उसके बाद अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुरू हो गया, स्मार्टफोन है। तो वो सब चीज़ों से जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं, छोटी बड़ी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके सेट करते हैं, उसके ऊपर एक फिक्स वेव जाता है, उस वेव के आधार पे हम कुछ डेटा कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अभी हम लाइव भी कर रहे हैं, तो ये सब इसी टेक्नोलॉजी की देन है, वो सब हम पहचान ही रहे। तो मुख्य रूप से ये सब पूरा जो एक चैप्टर आया, उसको अगर हम समरी के रूप में देखें दूरी को, तो मुख्य रूप से हम दो तीन बात किए हैं इसमें। एक तो पहला है कि जो दूरी है वो एक तो आंखों से दिखने वाली जो चीज है उसके बीच में परस्परता में जो जगह है, उसी को हम दूरी के रूप में पहचानते हैं। नजदीक बोलते हैं, दूर बोलते हैं, वो सब दूरी के संबंध में बात होती है। और फिर उस दूरी को हम जब नापते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर वो ध्यान दिलाया जा रहा है कि वो जो हम नाप ले रहे हैं, वो नाप हमारा व्यापक वस्तु को ही हम नाप रहे हैं। और उस नाप का प्रयोजन और उसकी प्रक्रिया, विखंडन विधि से उसका सब उपयोग करना, ये सब अभी के समय में सफल हो चुका है और उसको पूरी मानव जाति करतलगत कर चुकी है, उससे अच्छे से उपयोग कर रही है। ऐसी बात है यहाँ पर। उसके बाद का टॉपिक है विस्तार। विस्तार के बारे में सबसे पहली ही लाइन में बहुत अच्छा परिभाषा स्पष्ट दिया है। विस्तार अपने में रचना की अवधि के बराबर होता है। अवधि बराबर फैलाव, वो वस्तु कितने में फैली हुई है उसी को हम उसकी अवधि बोलेंगे, वही उसका विस्तार हो रहा है। कोई रचना इकाई जितने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में फैली हुई है वह उसका विस्तार है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब जिसको हम अभी प्रचलित विज्ञान में 3 डायमेंशन 3D बोलते हैं, उसको बोल रहे हैं। रचना के मूल में यह तथ्य हमें विदित हो गया है कि परमाणु से अणु, अणुओं से अणु रचनाएं छोटे बड़े होने की बात स्पष्ट हो चुकी है। यह धरती जैसी अनेक धरती भी अणुओं से रचित रचनाएं हैं। कई अन्य ग्रह गोल में भी इस धरती की तरह ठोस तरल विरल वस्तुएं हो सकती है। तो आप बोल रहे हैं कि कोई भी एक रचना बनती है तो उसके मूल में एक परमाणु रहता है, फिर कुछ परमाणु मिलके एक अणु, अणु मिलके कुछ एक पिंड बनता है, और फिर पिंड मिलके कोई एक निश्चित रचना बनती है जिसको हम पहचानते हैं उस रचना को। फिर उस रचना का भी कोई एक स्वरूप रहता है, तो उस स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं कि वो ठोस तरल या विरल रूप में रहता है। और वही चीज इस धरती पर होता है, वैसा अनेक धरतियों पर भी इसी रूप में हमको मिलेगा। अनेक तरह के ग्रह गोल हमारे आंखों के सम्मुख प्रतिबिंबित रहते ही है। हम यह भी जानते हैं दूर दूर में बहुत सारी धरतियां हो सकती है। इस धरती के संबंध में भी कोने कोने को पहचानने के लिए प्रयत्न हुआ। अन्य धरतियों को पहचानने की इच्छा मानव में रहती ही है। इसके लिए प्रौद्योगिकी विधि से प्रयास काफी वर्षों से किया जा रहा है। यह सब अपने गति से प्रयासों के अनुपात से संभव होता ही रहेगा। मुख्य मुद्दा इस धरती पर मानव परस्पर विश्वास के साथ पर रहने का है। जैसे यहाँ पर एक लाइन बीच में आया कि मानव अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर हर एक चीज को जानना चाहता है। यहाँ से दूर में जो चीज दिख रही है वो क्या है, उसमें अंदर क्या है, वहां पर जाने पर हमको कैसा लगेगा, वो चीज हमारे कुछ काम की है कि क्या है। ये सब मानव में कल्पना चलती ही रहती है और उसी कल्पनाशीलता के आधार पर मानव ने अभी तक बहुत सारा प्रयास किया भी है। हमारे नजदीक के कुछ ग्रह पर मानव पहुंचा भी है, मानव नहीं पहुंचा तो उसको रोबोट के जरिए से उसके वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लाने का प्रयास किया है। तो ये सब कुछ मानव करता ही रहा है और ये सब आगे भी करता ही रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताते हैं। और उसमें भी कई मात्रा में हम सफल हो भी गए हैं। इसी के साथ साथ हम जिस धरती पर रह रहे हैं, इस धरती के सरफेस पर क्या क्या चीजें हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, उसको भी हम पहचान लिए हैं। धरती के नीचे पाताल में, अंडरग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं, उसको भी हम पहचान लिए हैं, उसका भी हम उपयोग कर रहे हैं।
और धरती के ऊपर में जितने भी ग्रह गोल दिख रहे हैं उसको भी हम हमारी कल्पनाशीलता से कुछ ना कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मूल बात जो बता रहे हैं, एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहा है कि ये सब करने के बाद भी मुख्य मुद्दा ये है कि इस धरती पर जो मानव बसा हुआ है उसको आपस में परस्पर विश्वास के साथ जो जीने की बात है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। ये यहाँ पर एक समीक्षा का मुद्दा बन रहा है। तो आगे लिख रहे हैं, अपने विश्वास पर जीने के लिए पहले समझ चुके हैं स्वयं में विश्वास होना, श्रेष्ठता का सम्मान करने में, व्यक्तित्व की कसौटी में, प्रतिभा को प्रमाणित करने में, व्यवहार में सामाजिक होने, व्यवसाय में स्वावलंबी होने से है। विश्वास प्रतिष्ठा हर मानव चाहता है। बहुत सुंदर 3 लाइन में बता दिया है, जो हम बाद में भी आगे बात करेंगे या पहले बात कर भी चुके होंगे कई लोग यहाँ पर, कि जो स्वायत्त मानव के 6 सद्गुण या 5 सद्गुण जिनको बोलते हैं उनको यहाँ बताया है कि जो बात आई है कि मानव परस्पर में विश्वास के साथ जिएगा, उसके पहले बात है कि मानव स्वयं में विश्वास के साथ जिए, स्वयं में विश्वास से भर जाए। तो उसके लिए मानव को क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके लिए अपने से श्रेष्ठ का सम्मान करेगा, अपने व्यक्तित्व की कसौटी में खरा उतरेगा, अपनी प्रतिभा को प्रमाणित करेगा, प्रतिभा को विकसित करेगा, फिर उसके अनुसार अपना व्यक्तित्व भी डेवलप करेगा, फिर व्यवहार में सामाजिक बनेगा और व्यवसाय में स्वावलंबी होगा। इन सब चीजों का क्रम से मानव को अभ्यास करना पड़ेगा और इसी अभ्यास के फलन में धीरे धीरे करके अपने में एक विश्वास को बढ़ता हुआ देखेंगे, जिसको मैं भी कई समय पर ऐसे घटना रूप में अपने में देख पाता हूँ, ये सब भी देख पाते ही होंगे। और उसके बाद बोल रहे हैं कि ये विश्वास प्रतिष्ठा जो अपने में डेवलप होना है, ये हर मानव की चाहत है। सब मानव चाहते ही है कि मैं हमेशा विश्वास के साथ जीऊं, किसी को भी अंडर कॉन्फिडेंस लेना पसंद नहीं है, सब कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। उस बात को यहाँ बता रहे हैं। स्वयं में विश्वास का मतलब इतने में सार्थक होना पाया जाता है, तभी इस धरती पर सदा सदा के लिए मानव परंपरा आश्वस्त होना बनता है। इस धरती का विस्तार अपने में निश्चित हो चुका है। मानव के मापदंड से भी धरती का स्थल अपने में स्वयं सिद्ध है। तो यहाँ पर 2 चीज बता रहे हैं, एक तो धरती का स्थल और धरती का विस्तार। तो धरती का स्थल अपने सौर मंडल में फिक्स है ही कि सूर्य से इतने ग्रह के बाद में धरती है, उसके बाद इतने ग्रह है, और वो सौर मंडल में एक अपनी निश्चित गति से अपनी धुरी के ऊपर भी घूमती है, सौर मंडल में भी घूमती रहती है। और धरती का अपना एक विस्तार भी निश्चित है, लगभग 12,700 समथिंग कुछ डायमीटर है, वो पूरे धरती का एरिया है, वो भी हमने नाप लिया है। तो ये चीजें अब स्वयं सिद्ध हो चुकी है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। आगे है, यह धरती विभिन्न प्रजातियों के अणुओं का सह अस्तित्व पूर्ण रचना स्पष्ट है। इस पर स्वयं में रासायनिक संरचनाएं भी प्रकट होकर मानव शरीर पर्यंत प्रमाणित हो चुकी है। तो इस धरती पर अलग अलग प्रजातियों के परमाणु और उसके आधार पर कुछ अलग अलग रचनाएं बनी है, उन सबका सह अस्तित्व जो है वो स्पष्ट रूप में हम देख ही पाते हैं। और उनमें जो भी रासायनिक संरचनाएं होकर उसका जो कुछ भी भौतिक परिणाम आता है, उसको भी मानव अपने शरीर पर्यंत उस सब चीजों को देखता ही है। कोई एक पेड़ उसके सामने बड़ा होता है, फल देता है, और फिर वो सूख भी जाता है और जमीन में फिर से मिल जाता है, खाद बनता है। ये सारी घटना आदमी अपने जीवन शरीर पर्यंत देखता रहता है। फिर आगे है, मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में पूरी धरती अनेक ग्रह गोल ब्रह्मांडीय किरणों तक का अध्ययन करने का अधिकारी है। इन सब का उपकार मानव को उपलब्ध हो चुका है। इसी के साथ मानव का अध्ययन मानव के लिए अधूरा ही रहा, इसी की आपूर्ति आवश्यक है। यहाँ पर फिर से एक मुद्दे पर ध्यान जाता है कि मानव ने इस धरती पर और धरती के बाहर जितनी भी चीजें है उसका पूरे रूप में जान लिया, उसका वो अधिकारी भी है और उसको उपकार रूप में वो सब चीजें प्राप्त भी हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ मानव का स्वयं का जो अध्ययन होना था अभी तक, वो अभी तक शेष है और उसकी पूर्ति होना आवश्यक है मुख्य रूप में। इसके लिए समुचित विधि ज्ञान विवेक विज्ञान रूप में स्पष्ट हुई। मानव के अध्ययन की विधि 3 रूप से बता रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान, तो ज्ञान को हम 3 प्रकार से ज्ञान जो यहाँ पर दर्शन में बताए जा रहे हैं कि सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, 3 प्रकार से ज्ञान को बताया है। और ज्ञान के बाद विवेक है, तो विवेक को भी एक मुख्य सूत्र रूप में देखा जाए तो विवेक है शरीर का अमरत्व, जीवन का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम। और व्यवहार के नियम में देखा जाए तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इन 3 चीजों को बता रहे हैं। और उसके बाद विज्ञान बता रहे हैं। तो विज्ञान को भी यहाँ पर बोला है कि कालवादी, क्रियावादी और
निर्णयवादी ज्ञान है जो उसको विज्ञान बोलता है। और इन तीनों के साथ मिलके हमारी जो आगे की जीवन की जीने की दिशा निर्धारित होती है, उस दिशा के अनुपात से बोल रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञान, विवेक और विज्ञान, इन तीनों चीजों से मानव का अध्ययन होगा। इसी क्रम में रचना के फैलाव को विस्तार के रूप में हम समझने लगे हैं। इस विस्तार को मापदंडों के आधार पर संख्याकरण भी कर लिया है। मील, किलोमीटर आदि संज्ञा से इस धरती के विस्तार मानव के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्रस्तुत है ही। ये बात फिर से यहाँ पर आ ही रहा है, उसको आगे बढ़ते हैं। इसी धरती के विस्तार के ऊपरी हिस्से में अटूट ऐश्वर्य प्रस्तुत है ही। सबसे प्रमुख ऐश्वर्य जंगल है। इन सब को बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलन की आवश्यकता पर ध्यान गया, जिसे पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इसीलिए धरती के विस्तार को समझते हुए ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए निष्ठा, प्रवृत्ति, सक्रियता आवश्यक है। बोल रहे कि इस धरती की ऊपरी सतह में ही पर्याप्त मात्रा में हर एक वस्तु उपलब्ध है ही, और इसमें सबसे प्रमुख ऐश्वर्य जो मानव को मिला हुआ है वो जंगल है। तो उसको तो हम बहुत सरलता से पहचान भी पाते हैं कि जो 4 अवस्था की बात करते हैं, तो उसमें से पहले की जो तीनों अवस्थाएं हैं, पदार्थ, प्राण और जीव, और इनकी पूरी वैविध्यता और सब एक पूरकता के साथ जीता हुआ एक जगह में देखने को मिलता है, तो वो जंगल ही ऐसी जगह है जहाँ पर ये तीनों अवस्थाएं परस्पर पूरकता के साथ जीती हुई और मानव के लिए भी पूरक होती हुई देखने को मिलती है। इस प्रकार से यहाँ जंगल को प्रमुख ऐश्वर्य बोल रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। और इनको बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलन है वो प्रमुख वस्तु यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे में एक निष्ठा भी होनी चाहिए, उसके लिए हम प्रवृत्त भी हो, उसके लिए हम खुद कुछ इनिशिएटिव ले अपने से, वो एक प्रमुख आवश्यकता अभी के समय में है, ऐसा बात यहाँ पर बाबा जी कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये पूरा विस्तार का चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। तो उसकी समरी देखें तो मुख्य रूप से बात जो पहले आई, तो पहले बता रहे हैं कि विस्तार जो है वो अपने में एक रचना की अवधि जो है उसको हम विस्तार बोल रहे हैं। उसके बाद में जो एक क्वेश्चन आया कि मानव परस्पर विश्वास के साथ जीना जो है वो अभी तक शेष बचा है। मानव ने ये सब चीजें कर लिया है, लेकिन एक दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक जीना बचा है। और उसी के बाद बात आई कि मानव स्वयं में विश्वास पूर्वक जिए, उसके साथ उसके लिए मानव का स्वयं का अध्ययन करना एक परम आवश्यकता है, और उसी के लिए ज्ञान, विवेक और विज्ञान रूप में तीनों को साधन रूप में बताया है यहाँ पर। इसके बाद वाला टॉपिक है देश। क्वेश्चन है, बिपिन बिहारी जी, इस धरती से सूर्य के बीच की दूरी कैसे माप, फिर से समझाए। जी भैया, तो यहाँ पर मुख्य रूप से मैंने भी जो बाबा जी ने लाइन लिखी है वो तो बहुत स्थूल भाषा ऐसा मुझे लगा, तो अभी के साइंस में उसको कैसे उपयोग कर रहे हो मैंने इंटरनेट से भी पढ़ने का कोशिश किया। तो हम लोग जो स्कूल के टाइम में जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते थे उसमें जो कुछ थीटा वगैरह मिला के जो सूत्र आते थे, उन सब सूत्रों का और कुछ स्टैटिक वैल्यू है उनको मिला के एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला में उस जो एंगल बनता है तीनों के बीच में जो हमने बात की, वो एंगल को अप्लाई करने से उसके बीच की दूरी जो है उसको पता लगा सकते हैं। उसका और डिटेल में अध्ययन मुझे भी करना पड़ेगा, और आप भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल ही जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है देश। इस विस्तार को ही हम देश के नाम से जानते हैं। प्रचलित विधि से अनेक देशों का नाम पहचाना गया है। यदि हम पूरे ईमानदारी से सोचे तो किसी भी एक रचना का विस्तार ही देश होता है। जैसे यह धरती अपने में एक निश्चित विस्तार संपन्न है ही। धरती स्वयं में न तो विभाजित है न विखंडित है। इस धरती की अखंडता अपने आप में सबको विदित है। तो बोल रहे हैं कि ये धरती अपने आप में अखंड है। जैसे हम देखने जाए तो अभी भले ही हम धरती के ऊपर 7 खंड बोल रहे हैं, लेकिन उसको भौतिक रूप में जब पूरे गोले के रूप में देखें तो एक ही गोला है ये पूरा, और इसके ऊपर अलग अलग देश है। देश को हम पहचानते हैं तो लगभग 195 से 96 जितने देश हम अभी तक पहचान लिए हैं। इतने देशों का अस्तित्व है इस धरती के ऊपर।
लेकिन धरती अपने आप में न तो विभाजित है न विखंडित है, ये अपने आप में पूर्ण रूप में एक निश्चित विस्तार से संपन्न है, ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। आगे कह रहे हैं, इसके बावजूद अनेक देश राज्य के नाम पर इसे विभाजित करने का प्रयत्न रहा है। इस धरती का अखंड होना स्वयं में इस धरती पर मानव अपने को अखंड समाज के रूप में पहचानने का प्रेरणा भी है। मानव अपने अखंडता को पहचानने के उपरांत ही इस धरती पर मानव के सुरक्षित होने की संभावना उदय होती है। मानव विखंडित रहते तक धरती के क्षतिग्रस्त होते रहने की संभावना बनी है। तो बोल रहे कि धरती अपने आप में एक पूर्ण रूप में एक ही रचना है, विखंडित नहीं है। फिर भी जैसे मानव का इतिहास देखे तो मानव अभी तक जो कुछ भी युद्ध किया है वो धरती के लिए ही किया है। हम सबको विदित है कि ये टुकड़ा मेरा है, ये टुकड़ा मेरा है को लेकर ही झगड़ा चला और बड़े बड़े युद्ध हुए ही है। तो वो सब इतिहास तो सबको विदित है। लेकिन अभी तो बात कर रहे हैं एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने की बात कर रहे हैं यहाँ पर बाबा जी, कि ये धरती अपने आप में अखंड है। उसको पहचानने के साथ साथ मानव को भी अपने आप को अखंड रूप में पहचानने की संभावना हमको स्पष्ट रूप से दिख रही है। और इसी के साथ साथ बोल रहे हैं कि इसको अखंड रूप में पहचानने से मानव जाति अपने आप को अखंड पहचानेगी, तभी उनके अंदर जो भय बना हुआ है वो जाएगा और अपने आप को संरक्षित महसूस करेगा, ऐसी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अतएव धरती अपने में एक रचना होते हुए इसी रचना में अविभाज्य रूप में विद्यमान सभी इकाइयां धरती की अखंडता के साथ जुड़े ही है। इसी प्रकार हर धरती की रचना अपने आप में इकाई संपूर्ण है। ऐसे अखंड धरती के उदाहरण के रूप में इस धरती को पहचान सकते हैं। जी, तो यहाँ पर से बात करें एक स्पष्ट उदाहरण जैसे देखा जाए कि अलग अलग इकाइयां है वो विद्यमान है, वो धरती की अखंडता के साथ कैसे जुड़े हैं, तो हम देख सकते हैं जो किसानी के साथ ही जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देखे कि जैसे इस धरती में हम कुछ एक बीज डालते हैं तो धरती के अंदर कुछ एक निश्चित ताप, दाब और पानी, वर्षा और हवा का जो एक माध्यम होता है, उन सब के अनुपात में कोई एक पौधा वहां पर आकार लेता है। वो पौधा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके अंदर फूल आते हैं। फूल आने के बाद उसके ऊपर कोई कीड़ा आके बैठता है और उस कीड़े से उसका पॉलिनेशन होता है, उसके ऊपर फल आता है। फल आने के बाद उस फल को मानव या तो कोई पशु है उसको भोजन के स्वरूप में लेगा। धीरे धीरे करके वो पौधा फल देना बंद करेगा और वो मुरझा जाएगा एक समय पे, जब उसकी अवधि पूरी होगी। उसके बाद वो फिर से जमीन में ही मिल जाएगा और वो खाद बनेगा और उससे धरती फिर से पुष्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो पूरा एक सर्कल घूमता है उसकी यहाँ पर बात कर रही है कि ये सभी इकाइयां धरती के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई है। आगे बोल रहे हैं, धरती पर चारों अवस्था प्रमाणित हो जाए, विकसित धरती का अथवा विकासशील धरती का तात्पर्य यही है। इसी आधार पर इस धरती की रचना और उसकी महिमा मानव को बोध होता है। अखंडता विधि से मानव में से के लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था अध्ययन व प्रमाणित करने की व्यवस्था मानव के लिए सुलभ हो गई है। तो बोल रहे हैं कि धरती पर चारों अवस्था प्रमाणित हो जाए, उस धरती को विकसित धरती अथवा विकासशील धरती यहाँ पर बोल रहे हैं बाबा जी। और बोल रहे हैं कि इसी आधार पर इस धरती की रचना और उसकी महिमा मानव को बोध होता है। इन चारों अवस्थाओं का प्रमाणित होने का एक सिंपल मीनिंग जो मैं समझता हूँ कि चारों अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के उपयोगी है, और इस संदर्भ में उसके प्रयोजन को पहचानने के बाद उनके साथ जो निर्वाह होना है, एक संयमता पूर्वक इस चीज का उपयोग करना है, सदुपयोग के अर्थ में, उसके प्रयोजन के अर्थ में हर एक वस्तु का मानव जब उपयोग करेगा तो उस चीज को बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज जब होगी तब इस धरती की महिमा को मानव को बोध होगा, हर एक वस्तु का प्रयोजन समझने से। ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। और इस चीज को करने के लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में अध्ययन को प्रमाणित करने की जो व्यवस्था है वो मानव के लिए वर्तमान में सुलभ हो चुकी है। तो ये तो हमको पता ही है, हम इस दर्शन के माध्यम से हम सब चीज को समझने में भी लगे ही हुए हैं। अभी आजकल तो ये सब ऑनलाइन अभी तो उपलब्ध हो गया है, तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। राकेश भैया को थैंक यू बोलना चाहिए हमको इसके लिए। आगे है, इस धरती पर हर वनस्पति, जीव और मानव एक एक रचना है। ये सब धरती के साथ ही वैभव है। ये सभी रचना की एक एक अवधि है। हर धरती, पेड़, पौधे, जीव, जानवर, मानव
अवधिगत रचना के रूप में प्रमाण है। ये सब अपने अपने अवधि के आधार पर अवधियों को प्रमाणित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया कि हर वनस्पति, जीव और मानव एक एक रचना है। एक एक रचना का मतलब है कि हर एक की अपनी एक एक यूनिकनेस है, उसका अपना एक आचरण है, उसका अपना एक वैभव है धरती के साथ में। धरती के बिना वो कुछ नहीं, उसका अकेले का कुछ अस्तित्व नहीं है। इस धरती के ऊपर ही वो प्रमाणित हो पाता है, उसका कुछ आचरण बनता है, उसका कुछ कार्यक्रम बनता है। यह ऐसी बात हो रही है। और ये रचना की भी एक एक अवधि भी है कि वो रचना का उत्पन्न होने का, उसके बने रहने का, फिर उसका प्रलय होने का, उसका एक साइकिल बना हुआ है। तो उसका एक अवधि भी निश्चित है हर एक चीज के लिए। उसकी बात हो रही है। जैसे मानव के रूप में भी देखे तो जन्मना, फिर कुछ करना, कुछ मर जाना। पेड़ पौधे का भी ऐसा है, जानवर का भी ऐसा है। कोई पदार्थ है तो उसका भी कुछ भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया उसके अंदर भी चलती रहती है। तो उस रूप में हर एक की कुछ अवधि है ही, उसके अंदर नित्य कुछ ना कुछ क्रिया चल ही रही है। आगे है, जैसे धरती का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापा जाता है, वैसे ही मानव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापा जाता है। इसी क्रम में पेड़ पौधे, पत्थर, मणि, धातु भी अपने अपने ढंग की रचना होना, उसका मापतोल के साथ पहचान होना पाया जाता है। इस विधि से रचना की महिमा, रचना के साथ उसकी अवधि, इनमें परस्पर पूरकता और उपयोगिता अपने आप स्पष्ट हो रही है। इसके बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं पूरा। आगे बढ़ते हैं। इसमें रचना के आधार पर ही विरचना और पुनः रचना की बात स्पष्ट होती है। धरती अपने में रचना, इसकी निरंतरता के अर्थ में विकास क्रम में विकास को स्पष्ट करने और जागृति को स्पष्ट करने के अर्थ में विद्यमान है, क्योंकि इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रमाणित हो चुकी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस धरती का ही वो वैभव है और उसके ऊपर जो हर एक चीज कुछ रचना ले रही है, कुछ विरचना हो रही है, उसी का ये वैभव है कि इस धरती के ऊपर हम विकास और विकास क्रम, जागृति और जागृति क्रम को अपने आप में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ये चीज विद्यमान हो चुकी है और ये चीज प्रमाण के साथ इस धरती के ऊपर हम देख चुके हैं। इसकी बात यहाँ पर हो रही है। धरती अपनी रचना तक सीमित रहती है। इस धरती पर सभी अवस्था और पद प्रमाणित हो चुकी है। अवस्था का मतलब यहाँ पर चार अवस्था बता रहे हैं और पद के रूप में प्राण पद, भ्रांत पद और देव पद के रूप में तीन प्रण के तीनों पद प्रमाणित होने की बात हो रही है। और आगे लिखा है कि शून्याकर्षण में वर्तमान हो चुकी है। शून्याकर्षण का मतलब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि शून्याकर्षण एक ऐसी स्थिति बाबा जी बता रहे हैं कि जिसमें किसी चीज के प्रति आकर्षण भी नहीं है, विकर्षण भी नहीं है, वो अपने स्वभाव गति में बनी हुई है वो चीज। उसको यहाँ पर बाबा जी शून्याकर्षण के रूप में बोल रहे हैं। इस आधार पर रचना अगर संपूर्ण वैभव संपन्न होता है, तब ये चारों अवस्थाएं प्रकट हुआ करते हैं। चार अवस्थाओं सहित इस धरती की महिमा और गरिमा स्पष्ट हो चुकी है। जैसे धरती पर चारों अवस्थाएं नहीं होते, तब मानव भी नहीं होता। मानव होने के पश्चात ही ब्रह्मवश धरती विरोधी कार्य किया है। वहीं जागृति पूर्वक इस धरती के अनुकूल अर्थात विकास और जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में मानव अपने को व्यवस्थित कर लेना, प्रमाणित कर लेना, कार्य व्यवहार को स्पष्ट कर लेना आवश्यक व समीचीन है। पर फिर से बाबा जी उसी बात पर ध्यान दे जा रहे हैं कि मानव ने ना समझीवश या ब्रह्मवश किसी चीज को अज्ञानतावश कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किया है जिसके कारण ये धरती आज बीमार हो चुकी है। इस धरती को हम इतना नुकसान कर चुके हैं कि उसके फल हम आज भुगत ही रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इसके लिए हर एक मानव को जागरूक होना होगा। इस धरती में जो एक विकास का क्रम है, जागृति का क्रम है, उसको पहचानना पड़ेगा, उसके आधार पर हमको जीना पड़ेगा। ये सब एक आवश्यकता बन चुकी है और उसी के साथ चलते हुए मानव अपने आप को व्यवस्थित करेगा और स्वयं व्यवस्थित होने के साथ मानव समाज व्यवस्थित होगा और उसी के साथ सारी चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होगी और उस आधार पर धरती फिर से अपनी स्वभाव गति में मानव के साथ पूरकता के सहित रहने लगेगी। इस प्रकार से बाबा जी यहाँ पर सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो इस लास्ट देश के जो बात की हम उसको समरी के रूप में देखें तो सबसे पहले जो एक बात आई कि देश है वही विस्तार है। विस्तार को यहाँ पर देश के रूप में पहचाना गया है। देश को यहाँ पर हम टुकड़े टुकड़े में भी बोलते हैं या उसको विस्तार के रूप में भी बोलते हैं। ये भाषा को लेकर बात हुई। उसके बाद आया
कि धरती अपने आप में अखंड है, लेकिन मानव समाज अपने आप को अखंड रूप में अभी तक नहीं पहचान पाया है। मानव अपने आप को किसी न किसी जाति, रंग, रूप उसके आधार पर ही पहचानता है। जब मानव अपने आप को मानव जाति एक, मानव जाति अखंड और मानव का लक्ष्य भी एक है, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, हर मानव का लक्ष्य है, इस रूप में जब पहचानेगा, उस समय हर चीजें धीरे धीरे सेट होगी और उसके ऊपर मानव कार्य करेगा। उसकी अभी एक आवश्यकता बन चुकी है, ऐसी यहाँ पर बाबा जी बात कर रहे हैं। और उसके बाद बात आई कि धरती अपने आप में विकसित है। अभी इस धरती पर हम जो रह रहे हैं, इस पर चारों अवस्थाएं और तीनों पद प्रमाणित हो चुके हैं। और उसके बाद आया कि मानव अभी तक ब्रह्मवश जो कुछ भी गलती किया उसको ठीक करने के लिए मानव को अध्ययन करना पड़ेगा। मानव को विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति का अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करते हुए मानव स्वयं में व्यवस्थित होगा और सारी धरती अपने आप में धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगेगी। इस प्रकार से क्रम को मैं भी सहमत होता हूँ, इसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ और हम सबको भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी बात यहाँ तक रखनी थी। अब यहाँ से आगे की जो बात है उसके ऊपर मेरे मित्र मनन भाई इसके ऊपर बात रखेंगे। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि हम इस सेशन को यहाँ पर कट करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद तुरंत ही नए सेशन का लिंक टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर राकेश भैया जी डालेंगे और तुरंत वहाँ से सब लोग जुड़ जाइए। तब तक 5 मिनट का गैप सब लोग ले लीजिए, ऐसे मेरे सबको निवेदन है। उसके बाद हम तुरंत ही आगे इस सेशन को कंटिन्यू ही कर रहे हैं। और अब सब लोगों ने बड़े धैर्य से मेरी प्रस्तुति को सुना, इसके लिए सबका खूब खूब धन्यवाद। और यहाँ पर मानवतीर्थ संस्थान और राकेश भैया ने मुझे प्रस्तुत होने का जो अवसर दिया उसके लिए उसका भी खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। इस प्रस्तुति में जो कुछ भी कमी या कुछ भी बोलने में कमी रह गई हो तो उसके ऊपर मेरा ध्यान कराया जाए, उसके लिए मैं भी आप सबको विनती करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।